प्लेबैक ऐसे सिंगर भी हैं जो ढोड़ी, चोली और तमाम जैसे गाने गाते हैं, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप इस तरह के अश्लील, चंदन चंचल का भी हाल ही में गाना आया था। प्लेबैक सिंगर है कौन बॉलीवुड के सिंगर? मन के सवरिया बन गईला तू, भोजपुरी में गा रही हूँ। चुपके से का कईला। तो मुसलमान समाज जो है कलाकार के रूप में कल्पना को प्यार करते हैं। अगर बात की जाए कल्पना जी, आपकी जर्नी की हमने बात की, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, 2018 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि तमाम अभिनेत्री, तमाम ऐसे अभिनेता हैं जो अब भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कोई सांसदी लड़ रहा है, कोई विधायकी लड़ रहा है, चाहे बात की जाए पवन जी की या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और अब खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे भी। आपका भी कैसा कोई प्लान? अच्छा, अभी आपने बताया कि आप मुंबई गई थी, मुंबई क्या करने गई थी आप? तो आपको लगा कि बीजेपी में जाकर आपने गलती की, आपको कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए? नो 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 नो। लेकिन मनोज जी आई थिंक जो सिंगिंग में रहे, फिर एक्टिंग में गए, फिर जब वो पॉलिटिक्स में आए, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिक्स के लिए ही बने थे। उनका यूएस भी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये सब सीरी है कि कल पेली भी जल दिवाया होगी है दिन एक। लेकिन अगर हम भोजपुरी गानों की बात करें या फिल्मों की बात करें तो लोग अश्लील नज़र से देखते हैं, या फिर भोजपुरी को वो सिनेमा नहीं मिलता है। जिस तरीके से बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती हैं बड़े थिएटर में, भोजपुरी की क्यों नहीं? नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं, बहरहाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं भोजपुरी की मेलोडी क्वीन कल्पना पटवारी जी। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सवाल मेरा आपसे ये है, आप अभिनेत्री भी हैं, नेत्री भी हैं और गायिका भी हैं, लेकिन कल्पना पटवारी हैं कौन? हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। नहीं, मैं गायिका ही हूँ एक्चुअली। साथ में उसके डायमेंशन को और बढ़ाते हुए म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, और अपने कई बहुत समय नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मैंने खुद म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, या फिर अगर प्रोग्रामिंग कोई और कर रहा है, मैं उसको मतलब गुनगुना के, मुझे एग्जैक्टली उसका साउंड्स क्या इस्तेमाल होगा, तो उस एरिया तक तो हूँ मैं एक्टिवली। जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, जो उसका कंपोजिशन खुद मैंने किया, और ऐसे द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, उन सब प्रोजेक्ट्स में म्यूज़िक को, संगीत को किस तरह से रखेंगे। जैसे लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर में ये डिसाइड करना कि इलेक्ट्रॉनिक साउंड यूज़ नहीं करेंगे, ताकि वो ज़्यादा मतलब ओरिजिनली जो था भिखारी ठाकुर के समय काल में, उस संगीत के आसपास रहूं। तो वो कभी कभी वो निर्णय लेना पड़ता है, तो वहाँ तक तो मैं सीरियसली हूँ। बाकी जो नेत्री की जहाँ तक अब बात कर रहे हैं, अगर वो राजनीतिक नेत्री की बात है, वो नहीं हूँ मैं। मतलब सांस्कृतिक पहरेदार बन के जो नेतृत्व है वो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो बहुत, चाहे आसाम हो, मैं ओरिजिनली आसाम से बिलोंग करती हूँ, चाहे आसाम हो या पूर्वांचल हो, उस पर मैं मतलब आप लोगों की भाषा में जो होता है बेबाकी से बोलना, तो म्यूज़िकल इनपुट्स क्या होना चाहिए, कहाँ क्या, उसमें मैं ज़रूर बोलती हूँ, और वो नेतृत्व को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। छोटी शारदा सिन्हा के नाम से भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। बाकी अभिनय भी एक समय में, जब भोजपुरी सिनेमा की जो तीसरी दौड़ है, ससुरा बड़ा पैसे वाला, जहाँ से मनोज तिवारी जी ने एक्टिंग में वो एक्चुअली पदार्पण किए, उसके बाद बहुत लोगों को लगा कि अगर मनोज जी एक्ट कर सकते तो कल्पना को भी करना चाहिए। मतलब 20 साल पहले की बात है। तो उस नाते मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स, तब बात हो रही थी, और क्योंकि मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ, तो एक जो होता है आर्ट फिल्म, कला फिल्म जिसको बोला जाता है, जैसे स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, तो आसाम में कला फिल्म की, जैसे जानू बरुआ, भवेंद्रनाथ सैकिया, जो कभी कभी नॉन म्यूजिकल भी होता है और एक फ्रेम बात करता है, बहुत गंभीर विषय को लेके, समाज के बहुत सारे, जैसे दायन बोल के उधर कल्चर है आसाम, दायनी हत्या, मतलब दायन समझ के बहुत औरतों को हत्या किया जाता है। वो एक, अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट पे जहाँ पॉपुलर बॉलीवुड नहीं भाग रहा है, और ऐसा कोई विषय है जो बहुत कोना में है, तो वो विषय अगर कोई लेके आएगा, तो मेरी लालच होती है कि मैं इस पर एक्टिंग करूँगी, क्योंकि वो कंटेंट जो है
वो मुझे अट्रैक्ट करता। तो उसी तरह से एक फिल्म में मैंने चलत मुसाफिर मोलियोरे नामक फिल्म में मैंने अभिनय किया था, क्योंकि जब मुझे स्टोरी सुनाया गया था वो एक दलित चरित्र, दलित वुमन की एक कैरेक्टर था, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। हालांकि डायरेक्टर ने उस तरह से उसको वो सामने नहीं ला पाए। और उसी दौरान मैं जब लता जी का गाना सुन के कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी शूटिंग के दौरान, और लता जी को सुन के अचानक एक मोमेंट में मुझे एहसास हुआ कि इनके तरह थोड़ा सा दो सुर तो लगा के देखो, जन्म लग जाएंगे, चलिए हो एक्टिंग करने, जैसे ऐसे अपने आप को थप्पड़ मारी मतलब। और तब से मैंने मतलब तौबा किया कि नहीं, ये मेरा एक्टिंग मेरा काम नहीं है, मैं इसलिए नहीं आई हूँ इस दुनिया में। असम से निकली एक 4 साल की लड़की, जिन्होंने पहला अपना स्टेज शो 4 साल की उम्र में किया अपने फादर के साथ। भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर आपने नाम फेम पाया, कितना टफ रहा ये? नेम फेम पाना एकदम टफ नहीं रहा, क्योंकि असम से जब मैं मुंबई गई तो मैं भोजपुरी सोच के कभी नहीं गई। मैं आसाम के परिसर से बाहर एक विस्तृत जो इंडिया है, प्लेटफॉर्म बड़ा मिलेगा, स्कोप ज़्यादा मिलेगा, तो ये सोच के मुंबई गई। और वहाँ जाके मैं तमाम अलग अलग बोलियों में, अब तक मैं 36 बोलियों में गा चुकी हूँ, और वो मेरा एक शौक़ है, मुझे पसंद है। उसी में से भोजपुरी है और भोजपुरी गाई। लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि वो भोजपुरी चल पड़ेगा, जिसको हिट होना जैसा बोला जाता है। और रातों रात ए गणेश का पापा नामक एक बाबा बैद्यनाथ धाम के ऊपर मैं गाई थी। उस गीत के बाद फिर भोजपुरी की यात्रा चल पड़ी। तो मैंने जब सोचा ही नहीं था, वो उसकी चाहत के लिए मैं असम से नहीं निकली थी, और वो अचानक बीच में आके मेरे हाथ में थमाया गया। तो मेहनत की तो बात ही नहीं थी, तो मैं अभी समझती हूँ कि डेस्टाइन था, मतलब मेरा डेस्टिनी शायद भोजपुरी था। बचपन से हर बच्चे का एक सपना होता है, आपका एक सपना था कि मुझे आगे चलकर गायक बनना है? नहीं, एकदम बचपन में तो वो चॉइस ही नहीं। मैं 4 साल की उम्र में मंच पे थी पापा के साथ, और मेरे पिता खुद बहुत असम के लोक गायक रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट रहे हैं वो, तो बिपिन नाथ पटवारी, तो वो मेरे गुरु ही हुए। उन्होंने सिखाया, और उनको शायद लगा कि मेरे गले में सुर है, कंठ अच्छा है, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा गया कि आपको गाना गाना है क्या, वो ऑटोमेटिकली वो बन पड़ा मतलब। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सिंगिंग को बहुत सीरियसली लेना है। बहुत बहुत देर से मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन ये डिसाइड किया मैंने कि म्यूज़िक विल बी माई प्रोफेशन। 4 साल की उम्र में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप 4 साल की उम्र में अपने फादर के साथ स्टेज पर गई थी और आपने मंच पर काम किया था, लेकिन ये जर्नी कितनी आसान और कितनी मुश्किल रही? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक, और एक नाम फेम पाना, एक सक्सेस पाना। नाम होने के बाद ज़्यादा मुश्किल होता है एक्चुअली, मैं समझती हूँ, क्योंकि फिर भी आपको अलग अलग आयामों में आपको कहाँ तक पहुँचना है। डिज़ायर्स जो होते हैं, चाहते जो होती है, वो तो ख़त्म नहीं होगी जब तक मन है अंदर। मेरे शरीर के अंदर मन एक है, तो वो मन तो बोलता ही रहता है ना, अच्छा ये मिल गया, अभी ये चाहिए, वो मिल गया, ये चाहिए। मन हमेशा मतलब चलता ही जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बार नाम जब मिल गया, प्रसिद्धि मिल गया, उसके बाद रुपया पैसा आता है इंसान को, सब कुछ पूरा होते होते फिर शायद जैसे मैं बोली हूँ कि ओरिजिनली मैं कौन हूँ वो निकल के आता है। बहुत कुछ बेसिक जो इंसान की मतलब नीड्स है ना, नाम, शोहरत, पैसा, गाड़ी, वो सब होने के बाद लाखों के भीड़ में भी मैं कभी कभी मैं शायद मेरे अंदरूनी में अंदर की जो कल्पना है उससे बातचीत होती थी। मुझे अकेलापन लगता था मंच पे भी। और फिर मुझे फिर एक खोज शुरू हुई मुझे कि यहाँ भोजपुरी में जो गंभीर, जो सीरियस समाज के मुद्दों पे गीत है कि नहीं। तो तब तक मैं प्रसिद्ध गीतों को गा रही थी, हिट हो रहा था, लेकिन वो मैं गा ही रही थी, बस मैं सोच नहीं रही थी। उसके बाद लेकिन एक शुरू होता है, और शायद वही मैं भूपेन हजारिका जी के धरती से निकल के उनको हमेशा प्रेरणा मान के चली हूँ, और फिर भिखारी ठाकुर जी तक पहुँचती हूँ। और फिर नया एक लक्ष्य मेरे सामने आता है कि 2008-9 के आसपास, 10 के आसपास इंटरनेट में भिखारी ठाकुर जी के कुछ नहीं था, तो मुझे लगा कि इसको अवेलेबल कराना होगा, ताकि कल आर्काइव करना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा, ताकि कल 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर कोई और बच्चा भिखारी ठाकुर जी को खोजे तो म्यूजिकली अवेलेबिलिटी होनी, दिखनी चाहिए। उस नियत के साथ लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर की ओर में बढ़ी चली। 4 साल लगा उस प्रोजेक्ट को करने में, तो एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट हुआ। तो शायद ये ओरिजिनल कल्पना थी,
और फिर मेन स्ट्रीम जो बाज़ार है, जो इंडस्ट्री है, उसको मैं धीरे धीरे धीरे, ऐसा नॉर्मली सब लोग नहीं करेंगे। मतलब जो आप बाज़ार में या ग्लैमर में आप नाम आपकी ढलान नहीं हुआ, आप प्रसिद्धि पे हो, लेकिन उसको साइड करके धीरे धीरे एक पैरेलल इंडस्ट्री तैयार करने की कोशिश, जहाँ भोजपुरी में भी सीरियस एलिमेंट दिखे, साहित्य थोड़ा सा दिखे। और मैं हूँ आसाम की, तो मेरे लिए ये चैलेंजेस रहा कि मैं उस माटी से नहीं हूँ जिस माटी के लिए मैं जानी जाती हूँ। तो खोज मेरा, और एक अच्छा हुआ कि मैं ज़ीरो से मेरी खोज शुरू हुई। तो पहले से ही जो एक होता है ना समाज का ठोपा हुआ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड विश्वास, वो नहीं था मेरा, क्योंकि मैं आसाम से हूँ। तो ये अच्छा बात है। आपको कभी ये नहीं लगा था कि भोजपुरी, मैं आसाम से हूँ और भोजपुरी भाषा या अन्य भाषाओं में अगर बात करनी हो या गाना, क्योंकि कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जब वो फिल्म में काम करते हैं, डेब्यू करते हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो अदर स्टेट से आते हैं भोजपुरी में। आपको ऐसा कभी महसूस हुआ? नहीं, जब क्योंकि मेरा टेस्ट ही वो है ना, जैसे मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस तो और टफ रहा, मैं कन्नड़ बहुत गाई। संस्कृत भी टफ है, संस्कृत को भी गाना, श्लोक्स को गाना, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा उच्चारण के लिए रियाज जैसा है संस्कृत में, अगर आप श्लोक गाती हो। और उसके सामने तो भोजपुरी इजी ही रहा। लेकिन हर बोली का एक सुर होता है, एक लहजा होता है। और बात करते वक्त अभी भी आपको पता लग रहा होगा कि मैं आसाम से हूँ, है ना, लेकिन गाते वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा। और वही मैं समझती हूँ, वही होना चाहिए। जो मेरा प्रोफेशन है उस पर मेरा बारीकी देखना चाहिए, मतलब मेरा लूप होल्स तो रहेगा ही। तो वही ज़िंदगी तो सीखने का ही नाम है, वो तो परफेक्शन लास्ट मोमेंट तक आपको कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप मुंबई गई थी। मुंबई क्या करने गई थी आप? मुंबई से ही तो सब कुछ हुआ। मुंबई में ही मेरा स्टूडियो अभी भी है, मुंबई में ही, मुंबई ही बेस्ड हूँ मैं मुंबई बेचती हूँ। और जो भी भोजपुरी का रिकॉर्डिंग शुरू से हुआ फ्रॉम 2002 टिल नाउ, सब हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री मुंबई बेस्ड है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई बेस्ड है। हाँ। अगर बात की जाए कल्पना जी, आपकी जर्नी की हमने बात की, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, 2018 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि तमाम अभिनेत्री, तमाम ऐसे अभिनेता हैं जो अब भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कोई सांसदी लड़ रहा है, कोई विधायकी लड़ रहा है, चाहे बात की जाए पवन जी की या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और अब खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे भी। आपका भी कैसा कोई प्लान? मेरा वो गलत प्लान था एक्चुअली। जैसे मैंने बोला, मनोज जी ने एक्टिंग किया तो सबको लगा कि उसके बाद उस समय जैसे जो कंटेम्प्रेरीज जो भी बोलेंगे, हालांकि मेरे से सीनियर है, रवि किशन जी हो चाहे मनोज जी हो, थोड़े से सीनियर है, लेकिन फिर भी कंटेम्प्रेरी ही कहा जाएगा। 5 इयर्स के इर्द गिर्द के बाद में आई, तो मनोज जी ने किया तो मेरे और भी लोग आए। तो उसी तरह से पॉलिटिकली भी जब मनोज जी, रवि जी सब लोग सक्सेसफुल हुए, तो उस तरह से आपके आसपास बहुत लोग रहते हैं ना, तो बहुत लोग कभी कभी अच्छा सलाह देते हैं और बहुत बार गलत भी होता है वो सलाह। तो उसी तरह से ऐसे बातचीत हुआ, तो मैं भी 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद कोरोना का समय जब आया, मतलब 2018 में मैंने पटना में ज्वाइन किया था, और बिहार के लिए मैं बहुत कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मैं मुंबई, जैसे मैं बोला, मैं मुंबई बेस्ड हूँ। तो उसके बाद 2020 के आसपास मैं असम गई थी, और उसी समय कोरोना हुआ तो मैं उधर ही रह गई। और एजीपी बोल के एक हाँ रीजनल पार्टी है जो बीजेपी के साथ ही है, असम में सरकार में है, एनडीए का हिस्सा है। तो उनसे मुझे टिकट दिया गया, और मैंने इलेक्शन भी लड़ा वहाँ असम में। लेकिन जब 2-3 महीने के लिए मैं जब क्षेत्र में गई, और हमारा जो दुनिया है, फिल्म का दुनिया बहुत ग्लैमर बेस्ड दुनिया है, और धरातल पे मैंने ओरिजिनल आसाम को, या इंडिया का ही भारतवर्षी है, जहाँ मुझे कई जगह ऐसा मिला जहाँ बांस के पुल है, मतलब कंक्रीट तो है ही नहीं, लकड़े का भी नहीं है, बांस का। और इतना कैओस, इतना मतलब एक तो अच्छा ये हुआ कि ओरिजिनल इंडिया के मतलब अंदर तक, जो गांव देहात में बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत जगह ये समस्या अभी भी है, ये देखने का मौका मिला। लेकिन फिर मुझे और वो अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं, वहाँ मुस्लिम वोट्स 1,28,000 के आसपास था, और मैं हिंदू वोट्स 70,000 के आसपास, तो मुझे 50,000 के आसपास का वोट मिला।
क्योंकि मैं एनडीए से थी, तो मुसलमान समाज जो है कलाकार के रूप में कल्पना को प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया था, मतलब हिमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर मुझे बहुत सवाल किया जाता था कि आपको तो हम चाहते हैं, लेकिन आप उनके तरफ से आए हैं, बीजेपी की ये पक्ष को लेके आए हैं, तो वो कांग्रेस बेल्ट था एक्चुअली। मतलब अगर उस जगह पे आपको कांग्रेस का टिकट लेके आप जाते तो आप जीत जाते हैं। तो आपको लगा कि बीजेपी में जाकर आपने गलती की, आपको कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए? नो 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 नो, मैं उस तरह से नहीं देखा। मैंने फिर एक कुल मिला के जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था ना, मैंने वो जो पक्ष जो मुझे कलाकार के रूप में दिल से चाहते हैं, जो विपक्ष में थे, उनका मुझे थोड़ा सा उनसे एक दूरी, जो पार्टी एक के ज्वाइन करने के बाद जो कलाकार कल्पना है ना, वो थोड़े से दूर जा रही थी। मैंने ऐसा महसूस किया कई बार उनके आंखों में। मतलब पता है वो वोट नहीं देंगे, ऐसा भी एक सीन हुआ। वो सरू क्षेत्री नाम था मेरा, जो क्षेत्र था। ऐसे ही मतलब हम लोग निकल जाना पड़ता है, वो तो अलग ही मतलब है। आप इलेक्शन में गए हो, कहीं भी मैं निकल जा रही हूँ, मतलब चौराहे पे जो लोग पान खा रहे हैं, कहीं भी सबके साथ मिल के बात कर रही हूँ। मैं एक जगह में गई, मतलब ऐसे चाय वाय पी रहे थे सब लोग बैठे, तो सामने वाले दो लोग आए, मजदूर वर्ग का है, कोई आया, बाइदेव, मतलब असम में बोलते बाइदेव, आप कल्पना पटवारी अपनी बाइदेव, बाइदेव मैं आपको आपका बहुत एक मैं सलाम में गाई थी, इस्लाम धर्म के ऊपर नात शरीफ है, तो उन्होंने उस बारे में बोल के उन्होंने मतलब बहुत ये से उत्सुकता से साथ, बाइदेव मैं आपको एक सिंगरा और मैं आपको चाय पिलाऊंगा। मतलब ये मैं कलाकार हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि ये जो सिंगारा और वो चाय पिलाएंगे ना, उन्होंने बोला कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। वो मतलब हिंदुइज्म के खिलाफ बोल रहे थे ना उस समय, जो भी था इलेक्शन के समय। लेकिन वो अब मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपको चाय और सिंगारा कलाकार के तौर पर। तो ये एक जो व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे घटना हुए, ये बिहार में भी है ये। तो मैं फिर मुझे लगा कि मेरा यूएसपी क्या है। अभी देखिए बाकी लोग जो है, हो सकता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं बहुत मनोज तिवारी जी को मैं बहुत उनके बिहेवियर, उनकी मर्यादादित होके, जैसे कोई भी जब कैओटिक सिचुएशन को संभाल के जब बोलते हैं ना, वो बहुत सीखने लायक बात है उनसे, मैं बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन मनोज जी आई थिंक जो सिंगिंग में रहे, फिर एक्टिंग में गए, फिर जब वो पॉलिटिक्स में आए, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिक्स के लिए ही बने थे। उनका यूएस भी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये सब सीरी है। जहाँ तक फिर मैंने अपने आप को देखा, मैं बेस्ट किस में हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज 2017-16 से धीरे धीरे मैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर हो गई, नहीं खुद ही भिखारी ठाकुर की ओर गई, या फिर असम में भी काम करने लगी, तो 2017 के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की दुर्दशा क्या हुआ है सबको पता है। मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, बट एक बात तो ज़रूर है, जो लता जी, कल्पना को जब लता मंगेशकर की उपमा दे के बात किया जाता है, लता मंगेशकर हम हो नहीं सकते, उनके नाखून बराबर भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मेलोडी है, तो मुझसे जो उम्मीद है, कल्चरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, तो मुझे लगा कि मैं अगर हट गई यहाँ से, ये अलग एक स्थिति में, और गया ही भयानक जो मतलब गाली गलौज तक गाना, हमने लकीर खींचा और तमाम चीजें, और गंदे गंदे गाली, मतलब म्यूजिक बन गया। ये भोजपुरी नहीं था हमारे समय में। अगर अश्लीलता बात करें, कभी आइटम सॉन्ग्स में डबल मीनिंग हो सकता था, लेकिन इस तरह से नंगेपन के साथ जो अभी दुर्दशा है, और फिर क्वालिटी, शब्द और अश्लीलता को छोड़ दीजिए, जो म्यूजिक की क्वालिटी है, ऑटो ट्यून को ही लगा लगा के गाना, मतलब संगीत की जो एक चले नहीं चले अलग बात है, अच्छा काम तो करूं म्यूजिकली। जो मेरा एडुकेशन है, एडुकेटेड कितने लोग हैं भोजपुरी में म्यूजिकली, तो मुझे लगा कि मैंने तो नमक खाया ना भोजपुरी का, मुझे सब कुछ भोजपुरी नहीं दिया है। तो बुरा लगा जब भोजपुरी अपना स्तर खोता गया, अश्लीलता की तरफ बढ़ता नहीं गया। जा सकती। मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं, पॉलिटिक्स मेरा एक एडेड ये हो सकता है, व्यक्तिगत फायदा हो जाएगा कि मान लीजिए कि मैं सांसद बन गई, एक और मेरा प्रोफाइल में ऐड हो गया, थोड़ा सरकारी सुविधा मिल गई, सम्मान मिल गया, लेकिन उससे समाज को क्या फायदा हुआ? और जहां मैं कल्चरली बहुत ज़्यादा फायदा करके, आर्काइव करके, डॉक्यूमेंट करके जा सकती हूँ, वो तो कोई दूसरा कल्पना नहीं है करने के लिए। तो मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। और विपक्ष की जो मेरे फैन फॉलोइंग है, जो सब लोग मुझे पसंद, मतलब बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज ऐसा नहीं कि छठ कर रहे हैं तो मैं बीजेपी के जो छठ करेंगे, छठ व्रतधारी, वही मुझे प्यार करते हैं सब मंच पे जब आते हैं। आज भी, अभी भी
आपको कैसे पता कि सब बीजेपी वाले ही मुझे ऐसे फोटो खींच रहे थे, कितने माई बहन मंच पे आ गए थे। तो हो सकता है वो विपक्ष की हुए हो, उनका पॉलिटिकली तो बहुत कुछ है ना, पॉलिटिकली बहुत कुछ है कास्ट सिस्टम में, खासकर यूपी बिहार में। तो मुझे उनसे दूरी नहीं बनाना है, तो मैं समझती हूँ मुझे पॉलिटिक्स में एकदम नहीं जाना चाहिए। इस समय आप भोजपुरी को, जैसे आपने कहा कि 2017 के बाद भोजपुरी काफ़ी अलग लेवल पर चला गया। लोग भोजपुरी की भाषा जब हम बोलते हैं तो उस भाषा में मिठास है, लेकिन अगर हम भोजपुरी गानों की बात करें या फिल्मों की बात करें तो लोग अश्लील नज़र से देखते हैं, या फिर भोजपुरी को वो सिनेमा नहीं मिलता है। जिस तरीके से बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में रिलीज़ होती हैं बड़े थिएटर में, भोजपुरी की क्यों नहीं? भोजपुरी का आप देखिए बहुत अच्छी बात ये है, अभी छठ एक अलग अपने आप में म्यूजिकल इंडस्ट्री बन चुका है। आपने ध्यान दिया इस बार छठ में भी छठ मनाया जाने लगा है, पर नहीं कर रही हूँ म्यूजिकल, मैं एक बाजार की बात, इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। छठ इस बार मैं खुद ही, शायद मेरा लास्ट ईयर का भी कुछ ये था, सब मिला के मेरा शायद 40-42 के आसपास मेरा खुद का ओनली कल्पना का सॉन्ग रिलीज हो चुका है। मैं खुद इस बार, सिर्फ इस बार दूसरों का गीत करीब 30 के आसपास मैं गाई हूँ, और अपना जो मैं गाई हूँ, अपने जो मेरा म्यूजिक बॉक्स चैनल है उसका अलग से 10 गाई हूँ। और ये तो सिर्फ मेरी बात मैं कर रही हूँ, बॉलीवुड से लेके अलग अलग जो जानकार, मतलब अलग अलग जो बिहार से या पूर्वांचल से संबंधित है, हर कोई छठ पे म्यूजिकली कुछ इनपुट देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इस बार आपने आप देख लीजिए, पूरा छठमय माहौल हो गया। मैं म्यूजिकली बात कर रही हूँ, मैं पूजा करने की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये परिवर्तन आ गया है, और ये धीरे धीरे और अलग अलग छठे, जैसे गजल गायन हो, वो सब हम लोगों को करना पड़ेगा ना, हम लोग करेंगे तभी वो अपने आप और एक इंडस्ट्री बनेगा। तो मैं इसको नेगेटिवली एकदम नहीं देखती। तमाम प्लेबैक ऐसे सिंगर भी हैं जो ढोड़ी चोली और तमाम जैसे गाने गाते हैं, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप इस तरह के अश्लील, चंदन चंचल का भी हाल ही में गाना आया था, प्लेबैक सिंगर है कौन, बॉलीवुड का एल्बम सॉन्ग किया था उन्होंने बॉलीवुड का। प्लेबैक में भी अगर है, पवन सिंह के भी तमाम ऐसे गाने आए हैं, खेसारी लाल यादव के भी ऐसे तमाम ढोड़ी चोली जैसे गाने आते हैं। ऐसे में जब सवाल पूछा जाए, सिंगर एक्चुअली प्लेबैक सिंगिंग इज कंप्लीट, सिनेमा सिंगिंग इज कंप्लीट, वही तो मैं बात कर रही हूँ, म्यूजिकल एडुकेशन जो बात कर रही हूँ मैं। प्लेबैक सिंगिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट सिंगिंग। प्लेबैक मैं अगर एक चरित्र के लिए गा रही हूँ, जैसे आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र के लिए मैं अगर रोमांटिक कोई भी सॉन्ग गाऊंगी, उसका जो थ्रो, अगर उसको मैं ऐसे में एग्जाम्पल देके बोलूँ आपकी उम्र के लिए, जैसे मैं अगर गाती हूँ, मन के सवरिया बन गईला तू, भोजपुरी में गा रही हूँ, चुपके से का कईला, ये आपके चरित्र को, मान लीजिए रोमांटिक सिचुएशन में आपके लिए गाई, उसी में अगर मैं एक कोई ऐसा सीनरियो हो जहाँ एक उम्र दराज औरत को, अगर मान लीजिए मैं छठ को ही गा रही हूँ कि कल पेली भिजल दिवाया हो होगी है दिन, एक पूर्वांचल की गांव की औरत की टोन को मैं गा रही हूँ, लेकिन मन के सवरिया बन गईला तू। तो इधर मैं प्लेबैक में जब करूँगी, माइक्रोफोन में कैसे क्या करूँगी, कहाँ मैं कंट्रोल करूँगी, कहाँ मैं थ्रो को लाउड करूँगी, इस ये शब्द क्या डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टडीज़ है। जस्ट अपने कुछ गा दिया है, आइटम सॉन्ग को बहुत आप प्लेबैक नहीं बोल सकते हैं। गंदी बात वगैरह बॉलीवुड में भी मैं गाई हूँ, लेकिन वो डेट वॉज एन आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग में बहुत प्लेबैक सिंगिंग डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जैसे आशा जी गाई, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है, एक चरित्र को गा रही है वो। सो भोजपुरी में तो प्लेबैक सिंगिंग नाम का कुछ, अभी का जो माहौल, अभी तो सिनेमा ही मतलब वो तो निरहुआ दिनेश लाल यादव जी की जो प्रोडक्शन है, उनको मैं धन्यवाद दूंगी कि वो स्तर अम्रपाली जी, दिनेश जी, वो उन लोगों ने बना के रखा है, और उनके म्यूज़िक में ध्यान दिया जाता है। तो खूबसूरत खूबसूरत जो गीत है ना, उस पर मरून कलर सरिया भी आ सकता है, लेकिन वो भी एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, म्यूजिकली देखा जाएगा। या फिर नई झुलनी के छैया बलम, ये दिनेश जी, अम्रपाली जी, इन लोगों का। या फिर बाबा दिहलेते कवा, ये भी फोक पर आधारित है, बट देन जब फिल्म में यूज़ किया गया
तो उसको मैं अलग, मैं फोक जैसे से हो रे हम तेज, वो इस ढंग से नहीं गा सकती। बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नौन, क्योंकि वो लिपसिंग या कैरेक्टर के ऊपर है। सो एडुकेशन मैं समझती हूँ बहुत बड़े क्रांति की भोजपुरी में, जहाँ तक यूनिवर्सिटी हो, जहाँ म्यूज़िकल ट्रेनिंग की बात हो, जहाँ लिसनिंग की बात हो, ईयर ट्रेनिंग की बात हो, जहाँ प्रोग्रामिंग, साउंड प्रोग्रामिंग, मिक्सिंग कैसे किया जाता है, मिक्सिंग की जो इंजीनियरिंग, जो डायनेमिक्स होना चाहिए, साउंड्स के डायनेमिक्स की जहाँ बात हो, उस ढंग से तो मिक्सिंग बहुत कुछ मतलब करना बाकी है, बहुत कुछ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, एक दो सवाल और मेरे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत की, काफ़ी अच्छी शुरुआत आपकी रही, लेकिन अगर आपके गानों की बात की जाए तो सबसे पहला आपका गाना कौन सा रहा, और आपका ऐसा पसंदीदा गाना जो आपको लगता हो कि ये मेरा सबसे अच्छा गाना रहा? ऐसे तो एकदम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो ये एक यात्रा की तरह है। कोई एक ऐसी जर्नी होती है ना जो दिल को छू जाती है, जो ऐसा जो गाना है वो शायद अभी आना बाकी है, ऐसा भी हो सकता है। चैलेंज इसको मैं लेती हूँ, जैसे पहला गाना तो भोजपुरी में जो था वो एक होली गीत था, और डुएट सॉन्ग था वो। उसके बाद ए गणेश के पापा नामक जो गीत आया, उससे मैं रातों रात मतलब भोजपुरी गायन में प्रसिद्धि मुझे मिला। और उसके बाद फिल्म सिंगिंग में जब गई तो वो एक अलग दुनिया सामने आया, अलग अलग किरदार को मैं गाई, कमाल कमाल के गीत गाए, मैं बहुत खूबसूरत गीत गाए। उसके बाद अपने से मैंने भिखारी ठाकुर जी तक पहुंचने की जो प्रयास किया, वो एक अलग ही म्यूजिकल, भिखारी ठाकुर सिंगिंग जो स्टाइल है वो अपने आप में अलग है, ठेका अलग है, कंप्लीट अलग है। फिर थोड़ी देर मैं अगर उत्तर प्रदेश की ओर जाऊँ, जहाँ गाजीपुर और इस ये क्षेत्र में मैं बिरहा गाने का मौका मिला, तो बिरहा का ठेका ही एकदम अलग है, जहाँ कहानी को गाया जा रहा है। और फिर मैं कोक स्टूडियो गई, एमटीवी कोक स्टूडियो में भी हम लोग गए, और वहाँ मैं खड़ी बिरहा में गाई, लेकिन वहाँ कंप्लीट जैज़ और अफ्रीकन स्टाइल में, जिसको वर्ल्ड म्यूज़िक कहा जाता है, फ्यूज़न कहा जाता है, उस ढंग से वो बिरहा प्रस्तुत हुआ। आप सुनिएगा कोक स्टूडियो, एमटीवी कोक स्टूडियो, खड़ी बिरहा सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये भी भोजपुरी है। तो मैं इतने धन्य हूँ एक्चुअली, अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग मतलब डायमेंशन, भोजपुरी को भी काफ़ी अलग अलग डायमेंशंस को मुझे गाने का मौका मिला। और वो अभी भी मैंने बोला ना, अभी भी जैसे बाकी है। तो मतलब भोजपुरी में जन्म से लेकर मृत्यु तक, सोहर से लेकर निर्गुण तक क्या नहीं है। और बहुत कुछ, जैसे आज मुझे अभी मिले मंच के बाहर बहुत लोग पोशाक पहन के फोक आए थे, मुझे आप लोग क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, फ़ोटो लेना था उन लोगों को। बोले कि धोबिया। मैंने बोला मुझे कैसे मिलेगा आप लोगों से, मैं बहुत धोबिया को प्रॉपरली मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं। काफ़ी फेमस है धोबिया, फेमस है, मैं तो नहीं गाई। चैती जो होता है, चैता होता है ऊंचे सुर में, मैं तो नहीं गाई, कितना कुछ बाकी है देखिए। और पूर्वी में गाई, पूर्वांचल की पूर्वी में इसलिए गाई, मुझे चैलेंज लगा कि पूर्वी को तार सप्तक से ऊंचे सुर से गाया जाता है, अब तक महिला के विषयों को भी पुरुष ही गाए, तो मुझे लगा ये चैलेंज मैं लूंगी। और फिर ये दर्ज हो, लिखित हो कि छपरहिया पूरी हर खबर का सच, हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।